नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है कि जब दिया बुझ रहा होता है तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। बुझते हुए दिए की लौ देखिए तो आप बहुत तेज उसमें से फड़फड़ाहट, उसमें रोशनी होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि दिया यूपी है या दिया दिल्ली है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि विदाई योगी आदित्यनाथ की होगी या विदाई गुजरात लॉबी की होगी। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश में जो घट रहा है वो सामान्य बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जंग के पीछे हवा कौन दे रहा है, उत्तर प्रदेश की इन कहानियों के पीछे लड़ाई किसकी है, ये सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या तो उत्तर प्रदेश में हैसियत खत्म हो गई, या फिर मोहन भागवत ये समझ नहीं पाए कि उनके प्रचारक उत्तर प्रदेश में कितनी मलाई काट रहे हैं। और जब विद्यार्थी परिषद के लोगों की पिटाई हुई, विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों की ठोकाई हुई, तब समझ में आया संघ के बड़े लोगों को कि संघ के जो स्थानीय प्रचारक हैं, चाहे वो पूर्वी प्रचारक हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, फलाने सिंह हो या फलाने सिंह हो, या मैं नाम ही ले दे रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाम सीधा सीधा नहीं लेते, सम्मान करते हैं, लेकिन उंगलियां उठी अनिल सिंह पे और श्री राम सिंह पे। कानपुर में श्री राम जी बैठते हैं, अनिल जी शायद गोरखपुर में, वो बनारस में कहीं बैठते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन ये दोनों संघ के बड़े पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीबी हैं। और विद्यार्थी परिषद संघ संघ की बड़ी एक्टिव इकाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है, मैं उनका संगठन मंत्री रहा हूं। एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने के विरोध में मैंने विद्यार्थी परिषद छोड़ा था। और आज मैं वो दौर याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने और जेपी नड्डा जी ने एक ही दिन विद्यार्थी परिषद में एंट्री करी थी। वो दिल्ली आए थे और मैं गाजियाबाद का प्रभारी था। तो मैंने संघ में रह के बहुत सारा विद्यार्थी परिषद में रह के देखा है। तब विद्यार्थी परिषद बड़ा मजबूत हुआ करता था, क्योंकि तब संघ के प्रचारकों को मुंह में खून नहीं लगा था। वो भाई साहब नहीं बने थे, वो लोगों की जमीन की डील नहीं कराते थे। जैसे लखनऊ में मैंने पिछली बार भी बातचीत में कहा था, अमरावती बिल्डर हैं, उनके संग एक साहे साहब ने कई लोगों को असहाय कर दिया। छोटी सी कंपनी में, रिलायंस में नौकरी करने वाला व्यक्ति हजारों करोड़ का आदमी बन गया। और एक भाई साहब की संघ के उसके प्रचारक की बड़ी कृपा थी उसके ऊपर, संगठन मंत्री की। ऐसे लोग संघ में आए नहीं थे, तो संघ के कार्यकर्ता का सम्मान था, संघ के कार्यकर्ता की इज्जत थी। मगर जिस तरह पुलिस की लाठियां विद्यार्थी परिषद पर तड़तड़ाई, उसने राजनीति में बहुत गर्माहट पैदा कर दी। विपक्ष भला मौका कहां चूकने वाला था। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, ये तो वहानी और परिषद की लड़ाई है। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि जब योगी आदित्यनाथ बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब उनकी हिंदू युवा वहानी की चर्चा थी। बाद में बीजेपी को कहना पड़ा कि इसको बंद करिए, क्योंकि ये पैरेलल संगठन खड़ा हो रहा है। और जब जब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खत्म करने की, हटाने की, डगमगाने की कोशिशें तेज हुई, तब तक हिंदू वहानी फिर एक्टिव हो गई। तो क्या लड़ाई कुछ और है, सत्ता का संघर्ष कुछ और है, कहानी कुछ और है? ये तमाम सवाल अब राजनीति के गलियारे में गूंज रहे हैं। और राजनीति के गलियारों में ये भी गूंज रहा है कि क्या संघ अब इतना कमजोर हो गया, संघ के सर्वे सर्वा अब पैसे के लालच में, कुर्सी के लालच में इतना उलझ गए कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के शरीर पर पड़ी हुई लाठियां नजर नहीं आ रही। ये कार्यकर्ता कर क्या रहे थे? साहू राम स्वरूप कॉलेज, जरा पड़ताल करिए इस कॉलेज के भ्रष्टाचार की, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दो भाइयों की लड़ाई चल रही थी, दो भाइयों की जंग छिड़ रही थी। एक भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर अफसर संजय प्रसाद जी के करीबी थे। संजय प्रसाद जी योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसे के अफसर हैं। सूचना और गृह मंत्रालय, दोनों गृह सचिव होने के नाते सब काम वो देखते हैं। सत्ता को गुमान था, अफसरों को गुमान था कि राम स्वरूप कॉलेज की तरफ अगर कोई आ गया तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएं। भाव पुलिस का ये रहता है, क्योंकि सबसे ताकतवर अफसर के दोस्त का कॉलेज था वो। लिहाजा राम स्वरूप कॉलेज की अनियमितताओं के खिलाफ जब विद्यार्थी परिषद के लोग पहुंचे, तो पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। बुरी तरह से घायल हो गए। और उसके बाद जब वो अस्पताल में एडमिट हुए, तो पारा हाई हो गया। उस पर भी जले में नमक छिड़क दिया गया। ओपी राजभर ने कह दिया कि जो गुंडागर्दी करेगा पुलिस का डंडा चलेगा। और ये भी हमने उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा कि विपक्ष नहीं बल्कि संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विद्यार्थी परिषद के लोग ओपी राजभर के घर पे जमा हो गए। एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर पे पथराव किया गया। ओपी राजभर से मेरी आज बात हुई, बड़े आहत थे वो। उन्होंने कहा कि ये तो
सरासर नाइंसाफी है, गुंडागर्दी है। विद्यार्थी परिषद के लोगों को फिर से नारा याद आया कि ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। देखिए, विद्यार्थी परिषद के नौजवानों का खून खौला और ये सोचा उन्होंने कि हम जायज बात को लेकर मांग कर रहे थे, हम कॉलेज की गुंडागर्दी के खिलाफ बात कर रहे थे, लॉ में किस तरह से फर्जीवाड़ा करके एडमिशन ली गया उसकी बात कर रहे थे। जब मामला तूल पकड़ा तो रामस्वरूप कॉलेज के बीसी और प्रबंधन के तंत्र के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, एफआईआर हुई। लेकिन सब जानते हैं कि एफआईआर ठंडे बस्ते में चली जाएगी, उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई और इस तरह धोखाधड़ी कर रहा होता तो वो अब तक जेल के सीचे के पीछे पड़ रहा होगा। तो संघ के लोगों की पिटाई, तो क्या संघ अब योगी के साथ है या संघ मोदी के साथ है? और संघ क्या अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई को ऐसे ही जाने देगा? केवल कुछ सिपाही और सीओ का सस्पेंशन, अभी तक डीएम और एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर हटाए नहीं गए। मायावती होती तो सस्पेंड कर दिए गए होते अगर बसपा के किसी कार्यकर्ता या नेता पे इस तरह लाठियां चला दी गई होती। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है राजनीति में। लेकिन फिलहाल मैं एक ऐसे पत्रकार के पास आपको लेके चलता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत अनुभव है। केपी मलिक जी को जोड़ता हूं और फिर समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। अब बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। गजब जी चल रहा नमस्कार है संजय। संघ के करीबी लोगों के ऊपर, विद्यार्थी परिषद के नेताओं के ऊपर दे दनादन लाठी चल रही है। एक भू माफिया जिसको कहा जाता है, उसके कॉलेज में गुंडागर्दी के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के लोग केवल आवाज उठाने चले गए थे और पड़ी उनको लाठियां। और विद्यार्थी परिषद के लोग भी इतना उत्साहित हो गए कि उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर राजभर के घर पर हमला बोल दिया, पथराव कर दिया और राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर दी गई, लीगल नोटिस दे दिया गया। उधर राजभर ने भी सक्रियता दिखानी शुरू करी। एक तरफ संघ के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ राजभर हैं, यानी पिछड़ी जाति के झोला भर के वोट। समझ नहीं आ रहा कि संघ इधर जाए या संघ उधर जाए। और संघ के बड़े बड़े प्रचारक जो योगी आदित्यनाथ के संग बैठ के बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, अब वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े रहे या विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ रहे। मैंने देखा है विद्यार्थी परिषद का वो दौर जब उनके एक आवाज पे पूरा सत्ता हिल जाती थी और कहीं अपनी सरकार हो और अपने ही लोगों पे लठ बजे, ये मैंने पहली बार देखा। केपी मलिक साहब, आप राजनीति के बहुत अनुभवी इंसान हैं, जरा मुझे बताइए इसमें बलि किसकी चढ़ेगी? दिल्ली की, गुजरात लॉबी की, योगी आदित्यनाथ की लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कैसे मैनेज होगा? नंदकिशोर गुर्जर ने, मैं अभी चिट्ठी दिखाऊंगा नंदकिशोर गुर्जर की, बल्कि मैं चिट्ठी दिखाई देता हूँ नंदकिशोर गुर्जर की, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की। मैं टीम से कहूंगा जरा नंदकिशोर गुर्जर की चिट्ठी दिखाइए। और नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत गलत है, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र प्रताप सिंह ने ये बात कही है। और नंदकिशोर गुर्जर की जो चिट्ठी है वो चूंकि आप साहब पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं उस चिट्ठी को पढ़कर आपको सुना देता हूं कि क्या कहा है नंदकिशोर गुर्जर ने। नंदकिशोर गुर्जर है कि छात्रों के हित हमेशा ऊपर होने चाहिए। राजभर जो हैं वो पार्टी में वरिष्ठ मंत्री हैं, परंतु उनके द्वारा विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठन को गुंडा कहकर संबोधित करना न केवल आपत्तिजनक है बल्कि देश की युवा शक्ति का अपमान है। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा छात्र तो राष्ट्र हित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष किया है। तत्काल डिमांड की है निंदनीय शब्द वापस लें, परिषद के कार्यकर्ताओं से माफी मांगे। और इसी तरह की डिमांड छात्र संघ को लेकर बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने की है। यानी मलिक साहब, जंग का ऐलान, योगी बनाम मोदी, संघ बनाम योगी बनाम मोदी, इतनी खिचड़ी पक रही है, कैसे निपटेंगे और कौन कौन निपटेगा? मलिक साहब, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, निपटने वाले निपटते रहेंगे और संघ की कितनी दयनीय स्थिति है ये हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं है। भाई संघ ने ही कूद के जो है सरकारें बनवाई थी, संघ ही सिद्धांतवाद से दूर गया था, तो पिछले 10 साल में मजा भी तो संघ ने लिया है, तो उसकी सजा भी तो संघ को मिलेगी ना। संघ को मिलेगी, उससे संबंधित जो उसके संगठन है उनको मिलेगी। आप चाहे दिल्ली की बात करिए, चाहे यूपी की बात करिए, चाहे बिहार की बात करिए, आज सत्ता चलाने के लिए अब राजभर जी को किस लिए लाया गया था भाजपा में? राजभर जी तो भाजपा के सपोर्टर है ना जी, वो तो मंत्री है ना।
तो वो महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी परिषद वाले महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से तो ज्यादा महत्वपूर्ण राजभर जी हैं भाई, उनके उस पे कंधे पे रख के सरकार चल रही है। और अगर उनको नाराज करोगे तो उनकी जाति के वोट फिर 2027 में कटेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और संघ की दयनीय स्थिति है, आप दिल्ली में देख रहे हैं। सर संघचालक जी ने पहले चर्चा की कि इस्तीफा दे दिया जाए, बाद में जब चर्चा ये आई कि संघ चालक ने अगर इस्तीफा दे दिया और बड़े भाई साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर क्या होगा, और होश बोले जी अगर बन गए तो फिर क्या होगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये चलती रहेंगी, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। और संघ और ये सबको समझौता इसलिए संजय जी करना पड़ेगा, इसलिए समझौता करना पड़ेगा कि सत्ता चलानी है, लेकिन सत्ता हाथ से निकल चुकी है। अब संघ को भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और योगी जी संघ से इतने जुड़े हुए हैं नहीं, चाहे आप माने चाहे ना माने। भारतीय जनता पार्टी से उनको कितना बढ़िया सपोर्ट मिला है वो आप पिछले 8 साल से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे तो है नहीं वो, पर भारतीय जनता पार्टी का तो मतलब आजकल दिल्ली दरबार है ना। तो वो तो अपने जो उनकी युवा वाहिनी है उसको मजबूत करना है उनको, उसी के बलबूते वो बने थे, कल को बनना होगा तो उसी के बलबूते बनना होगा। तो आपने मायावती का भी जिक्र किया बीच में, अगर वो होती तो एक्शन होता। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा एक्शन होगा। यहाँ सब अपने जो निजी स्वार्थ है उसमें लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज दूसरे उसमें चल रही है। तमाम जो संगठन आरएसएस के हैं, जो आरएसएस के सहयोगी संगठन है, सब खत्म हो चुके हैं। किसी की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें तो सबसे ऊपर संघ है, और संघ को आपने देखा है। और संघ के जो लोगों को माल पत्ती चाहिए, सेवा चाहिए, उनकी बहुत अच्छे से सेवाएं चल रही हैं। जिनको नहीं चाहिए वो अपने घर बैठे हैं। आपने देखा उसका रिजल्ट आपको 2014 में मिला। अगर संघ साथ में होता भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में नहीं होती। तो इसलिए संघ के और भारतीय जनता पार्टी के मतभेद जो है वो सामने आ चुके हैं। हमें और आपको रोज दिख रहे हैं। और अभी असली जो दिखेंगे आपको 9 तारीख को दिख जाएंगे सुबह। आज अगर सारी स्थिति ठीक होती तो चाणक्य को दिल्ली बुला के नहीं घेरना होता सारे सांसदों को। सांसदों की घेराई चल रही, सोचिए, ये आश्चर्यजनक बात है। पहली बार हम देख रहे हैं कि हम सुनते थे वहां पे कि भाई उसको पार्षदों को ले जा रहे हैं बस में, अरे सरकार तोड़नी है तो एमएलए को बिठा के फलाने फार्म हाउस में ले गए। हम सुनते थे कि भाई वहां हिमाचल के सांसद वो एमएलए हैं, या कई बार कर्नाटक के सुनते थे कि वो डिप्टी सीएम जो है अभी कांग्रेस वाले, उनके फार्म हाउस में 52 एमएलए बैठे हुए हैं भाई। तो वो स्थिति आज दिल्ली में चल रही है संजय जी। अभी सांसद तत्काल धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं और सब जो है चाणक्य जी के सामने हाजिरी लगाएंगे। फिर उनको नड्डा जी के हवाले किया जाएगा और नड्डा जी फिर गिनती करेंगे, टिक मार्क करेंगे डायरी में, और फिर जो है महामहिम साहिब के पास लेके जाएंगे और साहिब जो है डिनर डिप्लोमेसी करेंगे। और उसमें जो खतरनाक सांसद हैं उनको थोड़ा सा उनकी पैंट जो है टाइट की जाएगी, पेज टाइट किए जाएंगे उनके, और उनको दुरुस्त करके वो फाइलें वाइलें दिखाई जाएगी ताकि तत्काल वो वोट डालें। और वो कितना उससे डरेंगे, कितना वोट डालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कहाँ पे वोट डालेगा, क्योंकि इसमें व्हिप जारी होता नहीं है, गुप्त मतदान होता है। और वो डर कई लोगों का निकल चुका है, कई सांसदों का निकल चुका है। वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देख ही लिया है। इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल और आपने देखा होगा पीछे कि हरक सिंह रावत जी को चाणक्य ने फोन किया, 8 मिस कॉल हो गई, बात नहीं हो पाई। जब उसके बाद बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब चाणक्य जी का डर उनके मन से निकल गया है। तो ये जो डर कम हो रहा है, इससे परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं पटल पे। और संघ में भी थोड़ा सा इसको देख के जोर आया है, जो लगातार आप देख रहे हैं। अगर आप मुंबई और नागपुर तक का थोड़ा सा दिमाग में घुमाएंगे तो मुंबई और नागपुर मिलकर जिस तरह की लड़ाई लेकर दिल्ली में आए हैं, उसमें मुकेश अंबानी शामिल हो गए हैं, उसमें नितिन गडकरी शिंदे से, एकनाथ शिंदे से गलबैया कर रहे हैं। तो ये खिचड़ी बड़ी पक रही है। तो ये उत्तर प्रदेश की आप जो खिचड़ी बता रहे हैं तो बहुत छोटी है, यहाँ बड़ी खिचड़ी दिल्ली में पक रही है। उत्तर प्रदेश में जो चीजें हो रही है वो बहुत छोटे स्केल पे है और वहां कुछ नहीं होने वाला। ये तो होना ही था,
इसका तो आपको अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए। आप तो बताते थे बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ उसका? भू माफिया आउट ऑफ कंट्रोल संजय जी आज उत्तर प्रदेश में है। मेरे पास तमाम वेस्टर्न यूपी से फोन आते हैं, मेरे पास कम से कम 100 पन्नों की फाइलें पड़ी हैं अलग अलग जिलों की। कई बार मैंने आपके चैनल पर भी डिस्कस किया, आपको भी बताया, मेरठ में भू माफिया नंगा नाच कर रहा, कोई नहीं बिगाड़ पा रहा। और जो कुछ नीचे बोलता कोई अफसर, चाहे वो कमिश्नर हो, डीएम हो, एसपी हो, कह रहे लीजिए बात करिए, और उससे बात करिए, एसपी गोयल जी से बात करिए, और सामने वाले को पता ही नहीं है एसपी गोयल कौन है। एक किसान ने तो ये कह दिया कि जी, शिकायत करते हुए कि जी कोई एसपी गोयल है लखनऊ से, वो फोन करते हैं। बोला कौन है एसपी गोयल? बोला हमें तो पता नहीं जी। अरे बोला मूर्ख, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। बोला अच्छा, ये क्या होता है जी? तो बोला वहां से आता है जी, लखनऊ से। डीएम साहब ने तो हमारा ऑर्डर कर दिया, एसपी ने हमारा ऑर्डर कर दिया, कमिश्नर ने हमारे फेवर में ऑर्डर कर दिया। कोई लखनऊ से फोन करते हैं, ये बताते हैं कि एसपी गोयल का फोन आ गया, और वो कर देते। इस तरह से हालात उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और एक जिले में नहीं हो रहा है ये। वेस्टर्न यूपी में जुड़ा हुआ हूं तो इसलिए वेस्टर्न यूपी के आंकड़े मेरे पास हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हम वो कानून व्यवस्था की बात थोड़े दिन करते थे, वो कौन सी कानून व्यवस्था थी, वो कहाँ चली गई, कहाँ आ गई, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ उत्तर प्रदेश का चला गया। तराई माम आज उत्तर प्रदेश में है। ये संदेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एसपी गोयल की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर तो खुद अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगा दिए थे, रजिस्ट्रियां दर्जनों बता दी थी कि अंसल में ये प्लॉट। अरे भैया तुम कहाँ से, तुम्हारे चाचा मामा सास ससुर भाई बहन पे संपत्ति आ गई? कौन से सुरखाव के ऊपर ले लिए? बेटे की कंपनी विदेश में कैसे बन गई? इन सब चीजों की बात करनी चाहिए जब खुले मंच पे हो जाए। ऐसे आदमी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। पिछले मनोज कुमार सिंह पे, उन पे हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप। एसपी गोयल साहब क्या गुल खिला रहे हैं? लखनऊ में एक गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई, अकबर नगर बुलडोजर चला दिया गया। एलडीए के वीसी साहब ने बड़ी शान से कहा यहाँ रिवर फ्रंट बनेगी, और जो एलडीए के वीसी साहब थे, उनका खुद का मकान एक सृजन विहार कॉलोनी है, वही अमरावती बिल्डर जिसकी बात जिक्र कर रहा हूं, उनके पास नहीं, पूरी कॉलोनी अवैध, नक्शा ही नहीं है। पता चला उनकी सास का वहां करोड़ों रुपए का मकान था, इनकम टैक्स ने मकान सीज कर दिया। वो तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से जैसे ऑर्डर होते वैसे ऑर्डर होकर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। होना ही चाहिए था कि जब इनकम टैक्स ने सीज किया कि करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो एसपी गोयल के पक्के चमचे थे, तो साहब वो इटावा के डीएम है, आज बिंदमणि त्रिपाठी नाम है उनका। तो जब ऐसे टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर ऐसे चारों तरफ योगी जी बिठा लेंगे तो होगा क्या? और मजे की बात यह है कि किसान संघ का चिट्ठी दिखा रहा हूं, किसान संघ ने भी चेतावनी दे दी है। किसानों की, मजदूरों की बात को लेकर धरना प्रदर्शन, भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश की चिट्ठी में आपको दिखा रहा हूं। तो मेरे को ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम खुद को सेव कर लिया है हिंदुत्व के नायक के नाम पे। तो दिल्ली परेशान है, गुजरात लॉबी परेशान है कि भाई अब योगी आदित्यनाथ की छटनी कैसे की जाए। जिस तरह से क्षत्रियों के वो एकजुट नेता बने हैं, मजबूत नेता, उसे दिल्ली भी परेशान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपको वोट तो पिछड़ों के चाहिए। आप अकेले अखिलेश यादव जिस तरह से हमला कर रहे हैं, आज उन्होंने टोटी चोरी को लेकर केपी मलिक साहब बड़ा तीखा हमला बोला है। और मैं दो वाक्य मलिक साहब आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी भी हुई। पहला मामला था जब मुख्यमंत्री ने घर छोड़ा था, तो अगले दिन इन लोगों ने हमला किया था कि साहब टोटी छोड़ के ले गए, टोटी चढ़ा के ले गए। चांस की बात है कि मेरे पास, मैंने फोटोग्राफ कराए थे, हमने 2 पेज में छापा था 4 PM में कि जब अखिलेश यादव ने घर छोड़ा था तो घर में कोई टोटी चोरी नहीं हुई थी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। दूसरा मामला, इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसा था, तो कहा गया था भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, खुल गई साइकिल की पोल। हमने उसमें भी छापा था कि जो हिस्सा धंसा उसे बीजेपी नेता की कंपनी ने बनाया था, और उसको फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम दे दिया गया। जैन साहब थे आगरा में। यानी दोनों बड़े हमलों में हमने खोल दिया, सच्चाई कुछ नहीं थी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, फिर इस मुद्दे पे भी आपसे बात करूंगा। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत तीखा तीखा आज उन्होंने हमला किया। आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता। तो मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक,
वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है। आपको ये जो अखबार का जिक्र किया वो 4 PM अखबार था जिसने ये छापा था। तो उसके बाद ही मेरी EOW इनकम टैक्स ईडी जो मेरी जांचें शुरू हुई वो इसी तिलमिलाहट के हुई कि मैंने सच को छाप दिया। अखिलेश यादव की गाड़ियों का चालान किया गया। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा भी उठाया कि किस तरह उनकी गाड़ियों का चालान किया गया। 8 लाख रुपए का चालान काट दिया गया अखिलेश यादव की गाड़ी। 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का। ये मामला जो था वो कह रहे हैं कि हमने उसी दिन कह दिया 8 लाख दे दो। ये जिस तरह का हमला अखिलेश यादव कर रहे हैं, राजभर के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना उनको इससे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है? और एक और बयान दिया उन्होंने कि मेरा घर धुलवाया गया गंगा जल से। ये जो बार बार अखिलेश यादव ने जिक्र किया है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उनका घर धुलवाया गया, ये जो पीडीए की परिकल्पना हो रही है केपी मलिक साहब, ऐसी बातें बड़ी खतरनाक हैं। क्योंकि बलिया में कल का मामला था एक कि वहां पे क्षत्रिय सभा ने कहा कि सिंह, क्योंकि ये मारपीट हुई थी, कोई बात हुई थी, एक दलित था वो सिंह लगाता था, तो क्षत्रिय महासभा ने कहा कि भाई ये गलत है, सिंह केवल ठाकुर ही लगाएंगे, ये दलित कैसे लगा सकते हैं। ये मामले जिस तरह जातियों को आधारित लेकर बातें उठ रही है उत्तर प्रदेश में, और एक तरफ क्षत्रिय अपना बाहुबल दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है केपी मलिक साहब, इसका भविष्य क्या होगा? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई और उसमें टोटी की बात हुई, अभी चालान की बात हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बनाती रही है पहले भी, चाहे वो अखिलेश यादव के विषय में हो, चाहे राहुल गांधी के विषय में हो। लेकिन आज आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पहले भारतीय जनता पार्टी अटैक करती थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू तरह तरह की चीजें निकाल के लाती थी और वो एक परसेप्शन बना देती थी, क्योंकि तमाम गोदी मीडिया उनका है, तमाम लोग उनके सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करते हैं आज भी। तो लेकिन अब विपक्ष ने जो पलटी मारी है और विपक्ष इनके ऊपर जो हमला कर रहा है, अब ये डिफेंसिव मोड में, डिफेंस भी इनको करना नहीं आ रहा है। अगर आप ये देखें राहुल गांधी का जो इन्होंने कहा था कि भाई एक तरफ से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर सोना निकलेगा, अगर वास्तव में वो स्पीच हम देखे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, वो तो उन्होंने बताया था। राहुल गांधी तो उस परिप्रेक्ष्य में वो पूरा भाषण बता रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको कट करके 20 सेकंड का और राहुल गांधी के ऊपर चेप दिया और जनता में वो फैल गया। आज क्यों नहीं फैल रहा? आज राहुल गांधी ठोक के, सीना ठोक के कह रहे हैं बिहार में कि वोट चोर वोट चोर, उस पर तो कोई डिफेंसिव नहीं हो रहा। वो माँ का रोना, आप बताइए, वो मोदी जी उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे कि भाई मुझे वोट चोर क्यों कह रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री को आप वोट चोर कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को ले आते हैं कि मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो जो मणिपुर में माताएं बहनी थी वो तो इनकी माँ थी नहीं। बाकी जो सोनिया गांधी के लिए बोला था, वो एक 50 लाख की गर्लफ्रेंड के लिए बोला था, वो जो सूपन खा बता दिया था वहां सदन में एक महिला को, वो तो शायद किसी की माँ बेटी बहन थी नहीं। तो अब ये घिर गए हैं चौतरफा और ये घबराहट में है। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव के ऊपर हमला नहीं है, ये एक विपक्ष के ऐसे नेता के ऊपर हमला है जिसने आपकी चरघनी बना रखी है और उसको एहसास हो गया कि 2027 में आपकी सरकार जा रही है और ये फॉर्मूला जो बन गया है इसमें भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इसलिए हताश होकर वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चालान करने से क्या हो जाएगा? चालान करने से क्या हो जाएगा? इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे न बढ़ाते हुए
तत्काल चालान भर दिया जाए। अरे भाई आपने मेरे ऊपर जुर्माना लगा, मैंने जुर्माना भर दिया, हम जांच बाद में करा लेंगे कि जुर्माना किस लिए किया गया, क्यों किया गया। दूसरी चीज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, यही आदित्य योगीनाथ जी थे जब सदन के अंदर ये खड़े होकर रो रहे थे। कम से कम अखिलेश यादव रो तो नहीं रहे ना, तथ्यों को रख रहे हैं ना वो। और आप ये देखिए कि आप, हमें तो ये लगता था कि भाई आदित्य योगीनाथ जी सदन में रहे हैं, यूपी में रहते हैं, इनको ग्राउंड की और सारी चीजों की जानकारी होगी, ये उत्तर प्रदेश का शासन अच्छा चलाएंगे। लेकिन ये तो जैसे चांडाल चौकड़ी ने घेर लिया इनको, इनको कुछ पता ही नहीं है, या देखना नहीं चाहते हैं। अब आपको मैं मेरठ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ या कहीं का भी दे रहा हूँ, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो दूसरे डकैत हो, जो डकैतियां जनता की जेबों पर पड़ रही हैं, जमीनें दबाई जा रही हैं, क्या योगी जी को पता नहीं लगता? हमारे कई लोगों ने हमें आके बताया कि हमने अपनी एप्लीकेशन योगी जी के हाथ में दी लखनऊ जाके, जब हम हताश हो गए। किसान चंदा इकट्ठा करके लखनऊ जाते हैं, लखनऊ जाना भी इनके लिए छोटी बात नहीं है। आप सोचिए 500 किलोमीटर किसानों को जाना, ट्रेन में धक्के खाना, वहां फिर जाके गेस्ट हाउस में रहना, कहीं मिलना नहीं है, इनका खर्चा 10,000 का एक किसान को करना, खाली एक चिट्ठी योगी जी को देने के लिए। और योगी जी को चिट्ठी दी, उन्होंने ठीक है पीछे पकड़ा दी, और पीछे कौन चल रहे हैं, वो सब वही लोग चल रहे हैं उनके, और डस्टबिन में डाल देते हैं। किसान आके जो है वेट करते हैं हफ्ता 10 दिन, कुछ नहीं होता, फिर वो रोते रहते हैं किसान। ये चल रहा है, तो ये योगी जी को समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर जिस तरह से बिहार में वोट चोर का नारा गली गली में गूंज गया, पिछड़ों का नारा गूंज गया, कांग्रेस में के नेताओं ने जिस तरह हमला किया, देखिए वो सुनते हैं कि किस क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। है हमारी गर्दनों का इसका इम्तिहान कब तक। यानी 11 साल बीत चुके हैं। वो मोदी जी जो खुद को छाती ठोक ठोक करके ओबीसी का कहते थे, इतना ज्यादा नुकसान मोदी जी ने ओबीसी का किया है उतना शायद मनु ने भी नहीं किया हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कानून बना, हमारी यूपीए की सरकार ने बनाया, सरकारी क्षेत्र में हो गया, संस्थान के जो लोग कोर्ट में गए, 2014 तक मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा। 29 जनवरी 2014 को कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला आ गया कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया था, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उनके प्रधानमंत्री के कॉल में, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और इसको लागू किया जाना चाहिए। 29 जनवरी 2014 को लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके थे, आचार संहिता लागू हो चुकी थी, नई सरकार आई और पिछले 11 साल से मोदी जी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और वो खुद को क्या कहते हैं, खुद को कहते हैं मैं ओबीसी का हूं। तो मेरा मानना यह है कि पिछले 11 वर्ष, पिछले जब से देश आजाद हुआ 78 वर्ष में डार्केस्ट पीरियड रहा है ओबीसी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक जो मनुवादी व्यवस्था जिसका जिक्र हमारे गौतम साहब ने कहा, जिक्र किया, एक मनुवादी व्यवस्था होती थी जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण है। यानी कानून बना करके वंचित रखा जाता था दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को शिक्षा से। और वही चीज एक तरीके से की जा रही है कि शिक्षा को महंगा कर दो और शिक्षा का निजीकरण कर दो, इसमें आरक्षण ही ना मिले। अब मेरे पास जो ये इस तरह के आंकड़ा सामने रखा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि कर दो। तेजस्वी यादव ने भी बहुत तीखा हमला बोला सरकार पर और कहा कि बिहार में जिस तरह से ये गुंडागर्दी की जा रही है वो आंसू नहीं है। प्रधानमंत्री क्षेत्र में कांड हुआ, कौन याद दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा साहब की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ। ये तेजस्वी यादव थे जो बहुत तीखे अंदाज में बात कर रहे थे। और आखिरी सवाल आपसे कि जो आप चाणक्य कह रहे थे, कुछ दर्शक कंफ्यूज होंगे, तो
हमारे मलिक साहब इशारों में बात करते हैं, अमित शाह को वो चाणक्य कह रहे थे। मलिक साहब, क्या लग रहा है, आखिरी सवाल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ बड़ा कांड हो सकता है, एनडीए को क्या झटका लग सकता है या आसानी से उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा, क्या लगता है आपको? आखिरी सवाल। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पंजाब में जो स्थिति आज है, बड़ा दुर्भाग्य है देश के किसानों का और उस सिख कौम का। आप जानते हैं कि कहीं भी रहे सरदार और सिख और पंजाब के जट, कोई भी आपदा आए सबसे आगे खड़े रहते हैं। और आज उनका दुर्भाग्य देखिए कि पंजाब में पिछले एक हफ्ते से त्राहिमाम चल रहा है बाढ़ का, और प्रधानमंत्री जी के पास दो शब्द नहीं है। आज कृषि मंत्री पहुंचे थे और वहां रील बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही, लोग ये पूछने आ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए। और वहां जो है मोदी जी की माँ को गाली दे दी, वो बिहार में रोना रो रहे हैं। मोदी जी को समझ में आ गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं बिहार में, और अब जब उनके सारे हथकंडे फेल हो गए, शाम दाम दंड भेद खत्म हो गए, चाणक्य जी तो पहले ही निपट गए, इसी मोदी जी ने कमान अपने हाथ में लिए, तो अब मोदी जी ने बिहार में जाकर रथ का पहिया उठा लिया है। ऐसे जैसे आपने अभिमन्यु ने उठाया था जब वो चक्रव्यूह में गिर गए थे, इनके सारे हथियार खत्म हो गए, तो इन्होंने अपनी माता जी के गाली के रूप में रथ के पहिए को उठा लिया है, और वो रथ का पहिया आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो आपकी विदाई तय हो गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब इनको लग गया कि हम जा रहे हैं, तो ये इनकी आखिरी कोशिश है। अब आप जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात संजय जी कर रहे हैं, देखिए एक बात की मैं निश्चित तौर पर गारंटी आपको देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, आराम से। आप याद करिए धनखड़ जी कितने अच्छे वोटों से जीते थे, करीब उनको 70 से 75% के बीच में उनको मतदान हुआ था। और आज आप जो है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास विनिंग कैंडिडेट और विनिंग वोट उनके पास है, लेकिन भाजपा क्यों घबराई हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चला है कि क्रॉस वोटिंग होगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं सुदर्शन रेड्डी जी, और चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, और चाहे तमाम लोग हों, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। और जैसे एकनाथ शिंदे जी की मीटिंग हमने बताई, वो भी कुछ विचार कर रहे होंगे। तो इसलिए खतरा बरकरार है, उसी के लिए यहाँ पे दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं। और आज जहां मैं बैठा हूँ, हमारे चारों तरफ जो है सांसदों की ढूंढ मची हुई है, उनको एक जगह इकट्ठा करने की, जैसे उसको हाउस रीडिंग क्या बोलते हैं, वो की जा रही है, और सब पर नजर बनी हुई है। और अगर कोई झूठ बोल दे या कोई कह दे, शक कर दे कि सर इसका मुझे लग रहा है कि विपक्ष के शायद टच में है, तो उस पर चौकसी भी बढ़ाई जा रही है। ये हालात हो गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो इसलिए स्थिति बहुत गंभीर हो चली है, और ये आखिरी दाव है। अगर वाइस प्रेसिडेंट इनका जीत भी जाता है, तो उसमें मतों का बहुत कम अंतर रहेगा, जो आपको बाद में जता देगा कि आपकी स्थिति बहुत खराब है। और अगर अच्छे वोट विपक्ष को मिल जाते हैं, तो विपक्ष विचार कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव का। विपक्ष भी अपने आप को तोड़ रहा है, ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। और अभी तो जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। अभी देखो वो कुछ, हालांकि उम्मीद मुझे बहुत कम है उनसे, क्योंकि आपको मालूम है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट वाला उनका फॉर्मूला है। उम्मीद मुझे उनसे बहुत कम है, लेकिन हो सकता है वो कुछ जबान वबान खोलें अपनी, इसलिए उनको अभी पता कुछ नहीं है। खबरें उनके लिए तमाम चल रही हैं कि फार्म हाउस पहुंच गए हैं, पेंशन लेने पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, लेकिन सब हवा हवाई बातें हैं, अभी दिख कुछ नहीं रहा है। क्योंकि अपने मुंह से तो वो बोल नहीं रहे, उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया। अब वो इस्तीफा में आपको जो है, पहले जब आरटीआई एक सज्जन ने लगाई, तो राष्ट्रपति भवन में कह दिया वो आए नहीं। अब उन्होंने दूसरी आरटीआई लगाई, उसका कल जवाब आया, उसमें हाँ आए थे। तो आप बताइए कौन सा झूठ माने राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति भवन भी झूठ को उतर आया है। तो आप देखिए क्या मामला भारत में चल रहा है। तो इसलिए स्थिति बहुत गंभीर हो चली है, और भारतीय जनता पार्टी का अब अंतिम समय इस हिसाब से मुझे नजर आ रहा है। जी, बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना टाइम दिया, समय दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे केपी मलिक जी, और आपको विस्तार से बता रहे थे कि राजनीति का हाल क्या है। बताइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है और सांसद पकड़ पकड़ के इकट्ठे किए जा रहे हैं कि बगावत ना हो जाए। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक संघर्ष है वो बहुत तेज हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये संघर्ष और तेज होगा, और कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके बताइएगा।
चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। थैंक यू।